नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। जवाब तो अब जनता लेने वाली है, क्योंकि 2019 के चुनावों का आगाज बस कुछ ही समय में कहना चाहिए, क्योंकि अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आम चुनाव का ये साल है, बेहद खास साल है। 2014 की तुलना में 2019 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ मोदी लहर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ सीधे तौर पर महागठबंधन है। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से जो बड़ी कोशिश है, वो बड़ी कोशिश आज पूरी तरीके से जमीन पर उतरती हुई नजर आई, जब सबसे बड़ा राष्ट्रीय परिषद आज शुरू हो चुका है। सरकार की तरफ से दोबारा सत्ता में आने की कोशिश इसे कहा जा सकता है। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की सबसे बड़ी बैठक आज हुई, जहां पर 2019 की जीत के मंत्र को सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिया। कल खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जीत के मंत्र को देश के कोने कोने से आए हुए 12,000 प्रमुख कार्यकर्ताओं को देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस विजय मंत्र की बात हो रही है, क्या वो विजय मंत्र 2019 में जीत की दशा और दिशा तय करने के लिए काफी होगा, वो भी ऐसे समय में जब दूसरी तरफ महागठबंधन तैयार हो रहा है। और वही महागठबंधन जिस पर आज अमित शाह बड़ा प्रहार करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि महागठबंधन नहीं, ये तो ढकोसला है। तो क्या माना जाए कि वाकई ये चुनाव 2014 से बिल्कुल अलग होने वाला है। अमित शाह कह रहे हैं कि 2019 का चुनाव ऐसा होगा जो दशकों तक लोगों के दिलों पर छाया रहेगा। कैसे छाया रहेगा यह चुनाव और क्यों हो रहा है दिलचस्प, ये जीत का मंत्र कैसे दिशा और दशा तय करेगी, आज इसी पर बड़े सवालों के साथ बड़ी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस राष्ट्रीय परिषद में गरज रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से जीत के मंत्र में अपनी वो मूल बातें कही जो आने वाले समय में हर पल हर क्षण सुनाई देती रहेंगी। 2019 का चुनाव वैचारिक युद्ध का चुनाव, दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी। एक और तो हम 1950 से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय का सिद्धांत लेकर जो चले, गरीब कल्याण का मंत्र लेकर चले, वो विचारधारा के आधार पर एक बड़ा तबका के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट एकमुश्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े, और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है। 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के अंदर हमने राम जन्मभूमि के लिए एक वादा किया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। गुजरात में चुनाव था, केस चलने को आया, किसी की ओर से अपीयर होकर कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि केस को 2019 के बाद चलाइए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आश्वस्त रहे, हम संवैधानिक रूप से राम जन्मभूमि बनाने के लिए कटिबद्ध थे और आज भी है। जी और अडवाणी की जोड़ी ने जो परिश्रम किया है, वो शायद ही किसी पार्टी में नेताओं ने किया होगा। सही मायने में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पहचान देने में अटल जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम सब अटल जी जब नहीं है तो रिक्तता महसूस करते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष गरज रहे थे सीधे तौर पर 2019 के लिए। उन कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जो 3 हिंदी पट्टी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं से टूटे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ताबड़तोड़ जो फैसले लिए गए, सत्र के दौरान जो बड़े फैसले लिए गए, अब 2019 को देखते हुए जिन्हें धरातल पर काम करना है, उन्हें उत्साहित करने के लिए बड़ी बातें तो की गई। लेकिन सवाल यह है कि जिन बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष आज राष्ट्रीय अधिवेशन में बोल रहे थे, जिस काम का ब्यौरा वो दे रहे थे, जिस विकास की गाथा वो परिलक्षित कर रहे थे, क्या वो विकास वाकई महागठबंधन पर हावी होगा? क्या उन्हीं कामों के जरिए
देश एक बार फिर से मोदी का होगा? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढती हुई हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। देश में चुनावी माहौल शुरू हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी एजेंडा सेट कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू कर दी है। जो 2 दिनों तक चलने वाली इस बड़ी परिषद में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनोज तिवारी समेत सभी बड़े नेता, सांसद, विधायक और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री 2 दिनों तक रामलीला मैदान में ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। बीजेपी की इस महाकार्यकारिणी बैठक में 12,000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ये बड़ी बैठक अपने आप में अद्भुत होगी, क्योंकि आज से पहले किसी भी बैठक में इतनी बड़ी संख्या में जिला स्तर के कार्यकर्ता समेत पार्टी वर्कर शामिल नहीं हुए हैं। इस राष्ट्रीय परिषद के बाद बीजेपी मुख्य रूप से प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री के एजेंडे मेरा बूथ सबसे मजबूत पर ध्यान केंद्रित करेगी। बीजेपी की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को हर घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाई वो पहुंच जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने सरकार के कामकाज के सहारे चुनावी मैदान में उतरेंगे। आगामी आम चुनावों में पार्टी की कोशिश बीते 5 साल के दौरान शुरू की गई योजनाओं की सफलता पर सत्ता में कायम रहने की होगी। मोदी ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे जनता को सीधा फायदा मिला है। आज हम केंद्र सरकार की 5 योजनाओं के बारे में बताएंगे जो 2019 में सत्ता की बाजी पलट सकती है। उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे 5 करोड़ परिवारों को बिना किसी सिक्योरिटी राशि के एलपीजी कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया गया। लॉन्च के बाद 5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रिकॉर्ड 28 महीनों में पूरा कर लिया गया, जिसके बाद मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इस योजना का लक्ष्य 8 करोड़ परिवार कर दिया गया है और केंद्रीय बजट से योजना के लिए 12,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आवास योजना। देश की आजादी के 70 साल बाद भी देश में गरीब लोगों के पास अपने खुद के मकान नहीं थे। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में सभी परिवारों के लिए 2022 तक घर का प्रावधान किया है। इस योजना को 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया और 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया। योजना के पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक 1 करोड़ पक्का घर बनाने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2014 और 2015 से 2017-18 तक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 1.07 करोड़ पक्का मकान तैयार कर लिए गए हैं। शौचालय। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को घर में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए देने का प्रावधान है। ये रकम दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक तय फॉर्मूले के तहत देती हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त 2018 तक 88.9% ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है। ये निर्माण 19 राज्यों के 419 जिलों में 4.06 लाख गांवों में किया गया है और इस गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। जनधन योजना। इस योजना के तहत गरीब नागरिकों को सेविंग बैंक अकाउंट के साथ साथ कर्ज लेने, पैसा ट्रांसफर करने, इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में 32.41 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा 81,200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जनधन के तहत खुले बैंक खातों में 53% खाते महिलाओं के खोले गए हैं और 59% खाते देश के ग्रामीण इलाकों और कस्बों में खुले हैं। आयुष्मान भारत योजना। कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए तो व्यक्ति इलाज के अभाव में ही अपने प्राण त्याग देता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों का चयन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। इस योजना के तहत बीमार व्यक्ति सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज करवा सकेंगे। जो ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, तो इससे क्या समझा जाए? क्या ये योजनाएं 2019 के लिए बीजेपी का द्वार खोल पाएंगी?
सुदर्शन न्यूज के लिए जयदीप यादव की रिपोर्ट। तो ये वो योजनाएं हैं, ये वो काम है जिसके जरिए विकास की गाथा रची गई है और उसी विकास को देश के कोने कोने तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खास तौर से तय की जा रही है। इस बड़े राष्ट्रीय परिषद के जरिए कार्यकर्ताओं को ये काम का ब्यौरा किस तरीके से द्वार द्वार पहुंचाना है, जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस काम के बदले जो दूसरी तरफ महागठबंधन तैयार हो रहा है, जो सवालों की फेहरिस्त तैयार हो रही है, क्या वो 2019 में इस विजय रथ को रोकने के लिए काफी नहीं होंगी? आज इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले सुदर्शन न्यूज के कुछ सवाल आज हम सामने रख रहे हैं, जिसके जवाब आज हम मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। मोदी की विकास नीति पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार की योजनाएं 2019 का आधार बनेंगी? क्या महागठबंधन पर मोदी सरकार का काम भारी पड़ेगा? सवाल यह भी है कि क्या 2019 का चुनाव विकास बनाम महागठबंधन नहीं होने वाला? मोदी की विकास नीति पर महागठबंधन की क्या होगी रणनीति? ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब पैनल के साथ लेने की शुरुआत करते हैं। चलिए बिना समय गवाए आज के पैनल से अब आपका परिचय कराती हूँ। स्वागत करते हैं आप सभी का। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं पीयूष ठाकुर जी, स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में पीयूष ठाकुर जी आपके साथ करूंगी। लंबी चौड़ी रिपोर्ट हमने दिखा दी, बहुत सारी बातें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दी, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ आपका विकास और आपका काम है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। कितनी बड़ी चुनौती? देखिए लावनी जी, इस देश की जनता बहुत बुद्धिमान है, इसलिए हमें नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी चुनौती रहेगी, क्योंकि देश की जनता ने देखा कि 70 वर्षों में क्या हुआ और इससे पहले की पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने काम किया होता तो आज जो भी आप रिपोर्ट कार्ड दिखा रही थी उसमें फिर ये कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज भी अगर लोगों के पास अपने घर में अकाउंट नहीं उसके खुले हुए थे, घर के अंदर शौचालय नहीं थे, लोगों के सर पर आज छत आज भी नहीं उपलब्ध था, तो निश्चित इसके पीछे पूर्ववर्ती सरकारों का एक फेलियर रहा, जिस पे ये इस सरकार ने आने के बाद कार्य किया है। दूसरी बात, आप देखिए कि देश के एक गरिमा, उसका एक मान और उसका स्वाभिमान को किस तरह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। आप पूर्ववर्ती सरकारों को देख लीजिए और इस वर्तमान सरकार को देखिए। तीसरी बात, पहले देश में आप हर आए दिन बम विस्फोट होता हुआ चाहे वो न्यूज में आता था या हम सुना करते थे, लेकिन पिछले विगत 5 वर्षों में, विगत 4.5 वर्षों में ऐसा एक भी आपको इंसिडेंस देखने को नहीं मिला है। इसकी मतलब है कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी और खास करके जो सर्जिकल स्ट्राइक के सहारे हमने अपने बॉर्डर की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करने की का जो एक मैराथन प्रयास किया वह सफल हुआ। और अंत में मैं इस बात को एक बात से खत्म करूंगा कि देखिए, एक पूरे अब जो एक 2019 का चुनाव होगा, आज पार्टी अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये एक युद्ध की तरह है और वह युद्ध है विकास बनाम विनाश। महागठबंधन जहां परिवारों को बचाने की एक पूरी कवायद चल रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जिसने आज राष्ट्र प्रथम का एक नारा दिया था और उस पर हम पूरा कार्य करते आए, उन्होंने आज उसको किया है। विनाश में पीयूष जी ये भी तो मत भूलिए कि एक तरफ महागठबंधन का एक परिवार तैयार हो रहा है, तो आपके ही परिवार के लोग आपसे छूटते जा रहे हैं। 3 ऐसे सीधे सीधे खास साथी आपसे छूट गए जिसकी जरूरत आपको 2019 में सबसे ज्यादा थी। असम गण परिषद, टीडीपी, आरएलएसपी, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाया कि हमारे लिए राजनीति से बड़ा यह देश है, ये राष्ट्र है। एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ खड़ी है, सिटीजनशिप बिल पे कांग्रेस रोहिंग्याओं के साथ खड़ी है, लेकिन जो इस देश में बाहर से सताए हुए आ रहे हैं वो उनको वहां पर वो दिख नहीं रहा है। सहयोगियों को आप साथ नहीं ले पाए, अब आप उसको इतना बड़ा एक्सप्लेन कर दें वो अलग चीज है, लेकिन सहयोगी छूट रहे हैं ये भी एक सच्चाई है। चलिए हम धीरे धीरे बहस को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा समय मैं अब अजय जी को भी देती हूँ क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीधे तौर पर अजय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि 2019 का जो चुनाव है ये चुनाव एक वैचारिक युद्ध की तरह है और इस वैचारिक युद्ध में खास तौर से उस महागठबंधन का जिक्र होता है जिसमें कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। देखिए ये मैडम, 2019 का जो चुनाव है ये हम 5 पांडव यानी हमारे जो गठबंधन और इन कौरवों के बीच है। कौरवों की संख्या 100 थी, मजबूती से थे, पूरे टीम थे, लेकिन आखिर में महाभारत में कौरवों का क्या हुआ? हिंदुस्तान देख रहा विनाश किसका हुआ। तो ये लड़ाई विकास बनाम विनाश या विनाश बनाम विकास किसकी है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। मैं आपने 5 मुद्दे उठाए, मैं वो 5 मुद्दे बताता हूँ। देश की जनता जो चाहती है कि
हो सकता है बीजेपी को 545 में से 525 सीट मिल जाए, ये इनका भाग्य है। उन्हीं 5 आधार पर, नंबर 1 सबसे पहले नोटबंदी, देश बर्बाद होगा, व्यापार खत्म होगा। नंबर 2 28% का जीएसटी स्लैब, खत्म हो गया व्यापार, लोग नीचे बैठ रहे हैं, लोगों के काम सुन रहे हैं। वो तो लास्ट में चुनाव का जब आ रहा है मुद्दा, तो ये लॉलीपॉप चुसाने का काम जनता को 1 महीने के लिए करा जा रहा है। शायद आप भी यही काम करते हैं मैडम, 2 महीने बाद फिर बढ़ा के ये 28% से एक अगला स्लैब तैयार हुआ है। नंबर 2। नंबर 3, राफेल में 30,000 करोड़ का ये जो जांच है ना, सीबीआई के डायरेक्टर को कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निर्देश के बाद 48 घंटे में, ताकि वो राफेल की जांच ना करें, और अस्थाना को, जो मोदी साहब और जो योगी, ये आपके अमित शाह के उन जिलों से, उन गृह जनपद के एसएसपी रहे हैं, उन अस्थाना साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी है। और सुन लीजिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए आदेश दे दिए हैं। क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर होना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे सुन लीजिए, में फिर आपके जवाब मैं दूंगा। 5 पर चर्चा है, जिसमें आज आपने देखा ना कि क्या हुआ है, अखिलेश यादव और मायावती, उनको तो छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा ही नहीं, वो आ जाएंगे। जैसे ही सीबीआई का डर, हम जो बातें कह रहे हैं वो सही है, ये अंतरखाने कुछ चल रहा है। सीबीआई का जो गठबंधन जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, तीसरा मैं तो दे दूं कि उसको अरेस्ट करने का काम सरकार तत्परता से नहीं कर रही है। सरकार को इंटरेस्ट है राफेल की जांच ना हो, 30,000 करोड़ की, आलोक वर्मा को हटाने का काम कर रही है जबरदस्ती। तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा, ये जो बेरोजगार लाखों नवयुवक ठगे गए हैं 2 करोड़ रोजगार के नाम पर, और ये लाखों युवक फैक्ट्री से निकाल दिए गए हैं बेरोजगार के नाम पर। और 5वां मुद्दा जो अभी आपके सामने आने वाला है, किसान बीमा फसल योजना में जो अंबानी परिवार को 50 लाख करोड़ से ऊपर का फायदा देने की सरकार की जो दूसरी नीति और नियत है, तो मेरी सुन लीजिए, बस इन 5 योजनाओं पे हो सकता है ये सरकार 545 सीटें जीत जाए। ठीक है अनिल मिश्रा जी, देखिए, और इस देश का भला और बुरा यहाँ का नवयुवक, यहाँ का नागरिक जानता है। ठीक है, पीयूष ठाकुर जी ने कहा काम हुआ, काम के बदले में, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन है, चुनौती इन्होंने कहा कि नहीं है हमारे लिए, सहयोगी छूट रहे हैं, ये भी सच्चाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस से मैंने सवाल किया कि महागठबंधन में कांग्रेस का क्या अहमियत है, राहुल गांधी को क्या उनके नेतृत्व को स्वीकार किया जाएगा, ये जो बड़ा सवाल उठ रहा है आज इस परिषद को देखते हुए। क्या आपको नहीं लगता कि 2019 का चुनाव सीधे तौर पर, अगर अमित शाह ये कहते हैं कि मोदी वर्सेस ऑल है, तो क्या वाकई ये मोदी वर्सेस ऑल में मोदी का पलड़ा भारी है, या कांग्रेस कहीं पीछे छूटती जा रही है और क्षेत्रीय पार्टियां, अगर इसको ये कहें कि मोदी वर्सेस क्षेत्रीय पार्टियां हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता अपने अपने ढंग से कहेंगे, लेकिन हमको आपको थोड़ा एक स्पष्ट नज़रिए से देखना पड़ेगा, अपने अनुभव का भी प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, जब जब चुनाव आता है, आम चुनाव, हर बार आम चुनाव में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। ये कहना कि इस बार अलग बनेगी, पिछली बार अलग बनी थी या आगे कुछ, चुनाव के टाइम हर समय ऐसी ही स्थिति बनती है। जब जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो चूंकि हमारे यहाँ कोई दलीय व्यवस्था है नहीं कि 2 दलीय व्यवस्था हो या 3 दलीय व्यवस्था हो, लोकतंत्र है, आज़ादी है, छोटे छोटे दल गिना जाए उंगलियों पे कम पड़ जाते हैं, तो वो अलग बात। लेकिन आज़ादी के बाद से अगर आज तक आप देखते चले आए, तो करीब 50 साल तो केवल एक ही पार्टी थी जो जिसकी विचारधारा पूरे देश पर हावी थी। लेकिन 80 के दशक के बाद धीरे धीरे दूसरी विचारधारा भी आगे बढ़ना शुरू हुई, और आज तक आते आते अब अगर आप देखें तो पूरे देश में एक तरह से 2 विचारधारा एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। उन्हीं मेन विचारधारा के पीछे अन्य जो छोटा शब्द कहना गलत होगा, क्षेत्रीय पार्टियां, या जो थोड़ा विभिन्न विचारधारा रखती हैं, लेकिन वो अपने अपने समर्थक विचारधाराओं के साथ खड़े होने को तैयार है। जहां एक तरफ अमित शाह या मोदी जी या ये सरकार कहे कि मोदी बनाम पूरा गठबंधन है, तो शायद ये तो एक चुनावी रण है, एक चुनावी नीति है, कूटनीति है कहा जाए। लेकिन अगर अति आत्मविश्वास, जैसा कि पिछले साल भर के अंदर कई उपचुनावों में और खासकर ये 5 स्टेट के चुनाव के देखने के बाद मिला, निश्चित रूप से अगर ये अति आत्मविश्वास बीजेपी पार्टी या उनके नेताओं में अभी भी भरा हुआ है, तो उसका रिजल्ट तो 5 स्टेट चुनाव या इसके पहले हुए सारे उपचुनाव में दिया है ना। तो फिर तो ये महागठबंधन की स्थिति में भी तो यही हाल आप देख रहे हैं ना। नहीं, अति आत्मविश्वास की अगर बात की जाएगी तो उपचुनावों की स्थिति अलग होती है, राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्थिति होती है, और आम चुनाव की परिस्थिति अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चुनावी जो पिछले साल भर से, देखिए 4 साल का जो समय कटा, उस सरकार को काम कार्य करने के लिए मौका दिया जाता है। लेकिन 4 साल जैसे ही कटते हैं, तो एक एक दिन फिर वही जनता खड़े होकर हिसाब का एक आकलन करने लगती है। तो अब हिसाब का आकलन करने का वक्त आ गया
है। मैंने आप तीनों मेहमानों को पूरा समय दिया अपनी अपनी बात रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त यहाँ पे हो रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मंच आप लोगों के लिए खुला होगा, क्योंकि इस खुले मंच में बहस बड़ी है। 2019 का चुनाव जो 2014 की तुलना में बिल्कुल अलग होने वाला है। आज राष्ट्रीय परिषद में अमित शाह जिस तरीके से गरजे हैं, क्या उसकी गर्जन महागठबंधन को डरा रही है या फिर महागठबंधन कहीं ना कहीं से मजबूर कर रहा है एनडीए को इस तरीके से गरजने और बरसने के लिए? चर्चा जारी रहेगी। खुला मंच है इस छोटे से ब्रेक के बाद। मोदी का रिपोर्ट कार्ड अब घर घर जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद में सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को ये चुनावी मंत्र दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ये चुनावी मंत्र क्या वाकई 2014 की जो विजय गाथा थी उसे रिपीट कर पाएगा, क्योंकि 2019 की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब तो सीधे तौर पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस ऑल है। तो क्या ये जो ऑल है वो वाकई मोदी पर भारी पड़ने वाला है, या फिर वो काम जिसका जिक्र अभी हम लोग लगातार कर रहे थे वो काम इस महागठबंधन पर हावी होगा? इसी पर चर्चा जारी है। ऑफ द स्क्रीन भी चर्चा चल रही थी। बहरहाल अब हम ऑन द स्क्रीन है। एक बार फिर से पैनल के पास वापस लौटते हैं। पीयूष जी, सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है हमेशा कि गठबंधन के पास ना तो नेता है ना ही नियत है, लेकिन उसी गठबंधन से एक सुर में एक आवाज निकलती है कि आपके पास नेता तो है लेकिन नियत साफ नहीं है, क्योंकि जिन कामों का जिक्र यहां पर किया गया, जिन योजनाओं का जिक्र हो रहा है, उन योजनाओं में ही घालमेल है। ठीक है, तो मैं नियत के बारे में जवाब दे दूं। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये था कि वो रिजर्वेशन देंगे जो बाकी भी जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, और अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आते हैं तो रिजर्वेशन देंगे। क्या हुआ था? हमारी नीयत सही थी और इसलिए हमने 10% आरक्षण दिया। दूसरी बात, जीएसटी को लेकर जिसको अभी ये रोना रो रहे थे, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री होते हैं, किसी ने एक बार विरोध नहीं किया, क्योंकि अगर वहां विरोध अगर होगा तो फिर कोई चीज पास ही। अभी तक जितना निर्णय लिया गया है यूनियनबस निर्णय लिया गया है, और अभी कल की घोषणा ही है कि हम 20 लाख से उसको हम बढ़ा के 40 लाख का हमने स्लैब किया है। तीसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे राफेल की, संसद में इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का शीशा लेदर हो गया, लेकिन तब भी इनको इतनी संकोच नहीं है ये चीज कहने में, और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वहां कुछ बोल नहीं पा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि किस तरह वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, किस तरह उसे विषय की समझ नहीं है। लेकिन तभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर ये चीज कहते हैं तो निश्चित रूप से अपने दिल पे वो पत्थर रख के बात कह रहे होंगे, और उनके लिए हमारी सहानुभूति है। देखिए, एक चीज और, सीबीआई डायरेक्टर की उन्होंने बात की, बोल रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने किया। एक बात बताइए आप, उसी सीबीआई डायरेक्टर को पद से हटाकर दूसरे पोस्ट पे देने के लिए क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे? क्या वहां चीफ जस्टिस के नॉमिनी जस्टिस ए के सिकरी नहीं थे? इसका मतलब ये है कि वहां जो निर्णय लिया गया है, वहां पर अगर खड़गे जी विरोध कर रहे थे तो वो सिर्फ अपने पार्टी के विचार को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री और अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर जज अगर थे तो उन्होंने देश हित में वो निर्णय लिया है। मैडम 2+1 यानी 3 का बहुमत, 2+1 पूरा देश जानता है। अच्छा, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हर मतलब जज भारतीय जनता पार्टी के थे। हर आदमी को पता है कौन किसका क्या है, कैसे। हम कुछ नहीं कह रहे, लोकसभा की जनता आपको चुनाव में जवाब देगी, जो बेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा। ये ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, देश की जितनी भी योजनाएं हैं, अब चर्चा पे आइएगा। छोटी सी आयुष्मान भारत योजना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस टीवी पर बैठकर, हिंदुस्तान के हर स्टेट में आप किसी भी सरकारी इस आयुष्मान योजना के सीएमओ और सीएमएस जो होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पूरा देश जानता होगा, हर जिले में पद होते हैं, उनसे पूछ लीजिए। आप एक रजिस्ट्रेशन कराने किसी गरीब को भेज दीजिए आयुष्मान योजना में जो डंका पिट रहा है, घर घर बीमार और कोई है तो चीज़ लीजिए, पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे, चैलेंज है आपके चैनल पर, और मेरा गिरबान पकड़ लीजिए और नाम गिनाऊँ और टेलीफोन नंबर दूँ। वो पूछते हैं, कोई साहब मेरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मेरे को बीमारी है, मुझ पर पैसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि 2011 की सेंसेक्स का योजना का आधार लेके हमने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में आयुष्मान भारत योजना के लिए गरीबों का नाम डाला, उसमें से 50 से 60% लोग छोड़ के जा चुके हैं। जो 50-60% नए लोग योजना का दावा करते हैं, बोले भारत सरकार से, मोदी साहब के यहाँ से जब कोई अगले निर्देश आएंगे
तब हम उस पर जोड़ेंगे, वरना आपका नाम कहीं नहीं क्योंकि जुड़ेगा। खुला चैलेंज, खुला चैलेंज, खुला चैलेंज। ये तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, लेकिन ऐसे ही हर योजना को लेकर बड़ा एग्जाम्पल महागठबंदन तैयार कर रही है। अच्छा सुन लीजिए, दूसरा का जवाब भी तो सुन लीजिए। देखिए मैं दूसरा भी तो कर दूं, एक साथ दे देंगे। बाथरूम, शौचालय, आपके पास आंकड़े तो सारे मोदी जी साहब की तरह जुमले वाले हैं। उन टॉयलेट्स के जो 12-12 हज़ार रुपए दिए हैं, अगर पंचायत पटवारी से आप पूछें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में अगर मैं आपको गिनाने शुरू करूं किस किस योजना के कौन से ब्लॉक में कौन से खंड में लिस्ट बना के उस पैसे में कितना घालमेल हुआ है। अजय जी, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो आप ये मत भूलिए कि आपके देश के ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसी मसले पर चैंपियंस ऑफ द अर्थ के लिए भी नॉमिनेट किया गया और उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि स्वच्छता मिशन को उन्होंने किस तरीके से ऊपर किया। हमारे और हमारे देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये भी चीज हुई है। अच्छी चीजों पर राजनीति मत करिए, जो आपके लिए राजनीति करने लायक है कम से कम उसी पर राजनीति करिए। मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। ठीक है वर्मा जी, देखिए मैं इसका एक करके आपको उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहली बात कि ये शौचालय की बात कर रहे थे, अभी ओडीएफ देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। जिस टाइम कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई थी, उस समय देश में स्वच्छता का जो लैंडस्केप था वो 39% था। स्वच्छता का कवरेज इस देश में 39%, अभी करेंटली जो है वो 93% है। तो आप समझिए कि अगर इनके ये फैक्ट्स अगर फिगर्स अगर सही अगर होते तो 39 से आज 93% तक हमारा एरिया कवरेज नहीं होता। दूसरी बात, नोटबंदी के ऊपर कांग्रेस पार्टी का मानसिक हालत आप देखिए कि पूरा विश्व जो है वो प्रधानमंत्री को प्रेज कर रहा है, प्रधानमंत्री को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के हित में इस तरह उलझी हुई है जिसके इनको प्रधानमंत्री का कार्य नहीं दिख रहा है। तीसरी बात, तो अब कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा, जो कांग्रेस पार्टी आज तक करती आई है, कि कांग्रेस पार्टी के लिए उसकी पार्टी जो है वो पूरा देश है, एक परिवार जो है वो पूरा देश है, हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है और हम उस आधार पर अपना कार्य करते हैं। कौन सच्चा और कौन झूठा, ठीक है जी, सच्चाई और झूठ की अगर बात होने लगती है अनिल मिश्रा जी, सच और झूठ और फैक्ट्स एंड फिगर्स ये सब चीजें आती हैं जब चुनाव आता है। हमारे वक्त में चूंकि उन्होंने बोला है, इसलिए मुझे 1 मिनट का पहले ये मौका दिया है जिसमें वो अनइंटरप्टेड वो हमें बोलने दे। देखिए बात नहीं, अपनी बात में कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी जिस जोश के साथ बोल रही है, महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट कर दे। अरे पिछलग्गू बन के खड़े हैं, यूपी में इनको 2 सीट नहीं मिल रहा है, वेस्ट बंगाल में 1 सीट इनको नहीं मिलेगा। और भाई भारतीय जनता पार्टी का छोड़े, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार द्वारा बना रही है और हम 325 सीट से ज्यादा जीत रहे हैं। अरे आलोक वर्मा का वो जो फैसला आया है, क्या उसमें जस्टिस ए.के. सिकरी थे या नहीं? अगर जस्टिस ए.के. सिकरी अगर थे, आप अरेस्ट क्यों नहीं करा रहे? इसलिए कि वो अमित शाह और मोदी जी के आदमी हैं। अरे नहीं, लेकिन ये फैक्ट्स गलत दे रहे हैं, बल्कि आज कोर्ट ने ये कहा है कि उनके एफआईआर जो है वो क्वियास नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अरेस्ट होंगे, हर फाइल पर अरेस्ट होना चाहिए उनको। भाई इनको कानून के खौका ज्ञान नहीं है और अरेस्ट करवा रहे हैं। पीयूष ठाकुर एक सेकंड, अनिल मिश्रा जी हो गया, आजादी हो गया। अनिल मिश्रा जी सीधे तौर पर अब देखिए, आप एक चीज जरा मार्क करिएगा कि आम जब चुनाव होता है और जब हम जनता की बात करते हैं, अभी जितने मुद्दे उठा रहे हैं अजय वर्मा जी या जितने मुद्दे पीयूष ठाकुर जी उठा रहे हैं, जब जनमानस बूथ तक पहुंचता है तो बेसिक चीजें देखता है। और बेसिक चीजों की अगर बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान सरकार ने बीते 5 सालों की, 4.5 सालों की अगर बात कर ले तो काम तो किया है, योजनाएं तो आई हैं, इतनी बड़ी योजनाओं में। और ये कहा जाता है कि जब कुछ बड़ा किया जाता है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। कहीं क्या हड़बड़ी में भी जो गड़बड़ी हुई है वो क्या आने वाले वक्त में 2019 में ज्यादा प्रभावी हो पाएंगी, वो भी ऐसे समय में जब महागठबंधन को देखते हुए जनता कंफ्यूज रही कि भाई इसमें नेता कौन है, कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा। यहां तो चेहरा क्लियर है ना, वहां तो चेहरा भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए चुनाव में जब राजनीतिक पार्टियां जाती हैं, जो सत्ता पक्ष होता है वो अपने किए हुए कार्यों को गिनाता है, उसका बखान करता है, और विपक्ष उन्हीं कार्यों में कमी ढूंढ कर उसको जनता के सामने रखता है। तो ये तो दोनों हर पार्टी का काम है। आपका जो प्रश्न है कि जो इतनी अच्छी योजनाएं बनाई, नो डाउट इस सरकार हो, देखिए कोई भी सरकार होती है, सरकार जब बनती है 5 साल तो हर सरकार काम करती है। हर सरकार ऐसा नहीं कि सरकार बैठे बैठाए सिर्फ टाइम पास करती है। सभी सरकारों में काम होता है, सभी सरकारें अपने अपने ढंग से काम करती हैं और सभी सरकारें अपने कामों का बखान बढ़ चढ़ कर करती हैं। लेकिन इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में होता है। वो इसलिए होता है कि आप योजनाएं कितनी भी
अच्छी बनाएं, आप प्लानिंग कितनी भी अच्छी करें, आप घोषणाएं कितनी भी अच्छी करें, आप पीठ ठोकें अपनी, लेकिन उन योजनाओं का, उन प्लानिंग का जमीनी धरातल पर जनता तक, जिस जनता के लिए बनाया जाता है, जिस जनता ने आपको वोट देकर उस कुर्सी पहुंचा है, उसको हकीकत में कितना फायदा मिल रहा है। अगर उसको सचमुच फायदा मिल रहा है तो कहीं भी विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उसके कहने का कोई असर नहीं होता। जनता अपने उस फायदे से संतुष्ट होती है और उसका वोट देती है। सर, हमने आपने रिपोर्ट में भी देखा होगा कि रिपोर्ट में भी हमने बकायदा उन डेटास को सामने रखा है। आप कहेंगे कि लास्ट यूनिट तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैक्स टू मैक्स लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाने की जो एक कोशिश थी, उस कोशिश में ये सफल हुए हैं। कि आपको नहीं लगता कि वो जो सफलता है वो 2019 में इनके लिए फायदेमंद हो रही है? क्योंकि महागठबंधन में देखिए आप लिमिटेड बातें हैं। राफेल के मुद्दे को आम जनता से कोई लेना देना नहीं होगा, वो ये देखेगी कि हमें बेसिक नीड क्या मिली है। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाएगी या अस्थाना साहब के मुद्दे को हम सीबीआई का मसला जो है, इस पे प्रबुद्ध वर्ग जरूर बात करेगा, लेकिन जब बेसिक चीजों की बात आएगी तो आम जनमानस क्या सोचेगा? नहीं, आप ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको क्लियर बता दूं कि देखिए दो चीजें हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर जैसा आपने कहा कि जनता को फायदा मिल रहा है, तो जनता को अगर फायदा मिल रहा है तो जनता का फायदा केवल उत्तर प्रदेश के लिए सरकार ने किया नहीं, केवल एक प्रदेश के लिए किया नहीं, किया पूरे देश के लिए। जो स्कीम अभी आपने भी दिखाई है, बड़ी बड़ी स्कीम होती है, पूरे देश के लिए होती है। आपने अभी हाल में 5 राज्यों का चुनाव हुआ, आपने देखा जनता ने किस तरह रिजल्ट दिया। मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूं, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त टक्कर भी दी। नहीं, देखिए चुनाव में देखिए मैडम, देखिए लावनी जी, अगर आपको बिना काम किए आपकी मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, लेकिन आपके सिर्फ बातों से पर विश्वास करके, आपके कॉन्फिडेंस में आके अगर वो आपको 10 सीट देके सरकार बनाती है और फिर आप अगर इतने अच्छे काम करते हैं जिसका जनता को फायदा सचमुच मिलता है, तो वो 10 की सीट 15 होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि हम 10 से 5 हो गए और हमने फाइट दी, ये कोई प्रश्न नहीं होता। दूसरा एक बात और कह दूं, बस एक सेकंड आप फिर पीयू जी बोल लीजिएगा। आज मैं हकीकत बता दूं बिना राजनीति के, देखिए बीजेपी की पार्टी को भी, चाहे आज परिषद की बैठक हो या जिनका हाई कमान है, वहां तक ये खबर पहुंच चुकी है और पहुंच रही है कि जनता जितनी खुश होनी चाहिए थी नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं नाराजगी है। तो उस चीज को दूर करने के लिए आज भाजपा अपने हाथ पैर प्रयास कर रही है। देखिए इस देश के सामने 2019 का जब चुनाव होगा, जब ये देश 2019 के चुनाव में जाएगा, तो 2 स्पष्ट लाइन वहां पर होगा। पहली बात, मायावती जी का एक स्टेटमेंट, मैं उस बात को शुरू करूं कि उन्होंने कहा कि भाई हमें केंद्र में एक मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। अब इस देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, एक मजबूर सरकार चाहिए, इसका निर्णय लेना है। जहां तक बात है कि जनता को फायदा क्या हुआ, निश्चित रूप से इस सरकार के आने के बाद जनता को क्या फायदा हुआ, इससे स्पष्ट होता है कि पहले जो बिचौलिए मार ले जाते थे, अब वो जनधन के खाते खुलने के बाद सीधे अकाउंट में जा रहा है। पहले जो किसानों के माल बिक नहीं पाते थे, वो आज ई-नैम के थ्रू वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मंडियों में बेच रहे हैं। जो इंटरकनेक्टेडनेस एक आया हुआ है, जो आज ऑप्टिकल फाइबर आज गांव-गांव में पहुंचा है, उससे वो आ रहा है। देखिए जहां देखिए मैं 5 राज्यों का उत्तर देता हूं आपसे। देखिए एक मिनट, मैं उत्तर एक बार देता हूं। देखिए 5 राज्यों का जहां तक चुनाव का सवाल था, आप ये सोचिए कि 15 सालों से हमारी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें थी। अगर वहां पर हमारी नीतियां अगर इतनी ही अगर खराब अगर होती, तो आप सोचिए कि वहां पर हम जिस तरह से, या फिर राजस्थान का जो चुनाव हो जहां लोग 25-30 सीट दूसरी पार्टी जीतती है, जब एक बार सत्ता में होती है, उसके बाद के चुनाव में वहां भी हमने किस तरह से जबरदस्त टक्कर दी, वो सभी पूरे देश ने देखा है। देखिए निश्चित रूप से हम हार के बाद समीक्षा करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं पीयूष जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने जो बात कही तो बिल्कुल सही कही है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो आपका एक आइडियल स्टेट था छत्तीसगढ़ का, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, लेकिन वहां का रिजल्ट आप देख लीजिए, इतना शायद बुरा किसी पर उस पर मत जाइए। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं पत्रकार की हैसियत से। आपकी पार्टी खुद मानती किसान आपसे नाराज हैं, आपकी पार्टी खुद मानती युवा आपसे नाराज हैं, आपकी पार्टी खुद मानती बिजनेसमैन आपसे नाराज हैं, आपकी पार्टी खुद मानती है कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है वो आपकी पार्टी की नीतियों से त्रस्त है। अब हमें आप ये बताएं कि फिर इस देश में खुश कौन है और किस ओर से, किस समूह से या उससे आप। ठीक है, मैं इसको उत्तर देता हूं। देखिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका मानना हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ये मानना नहीं है, या सरकार का नहीं मानना है कि भाई हम ये मानते हैं कि आज युवा भी खुश है, आज किसान भी खुश है। अगर पर ड्रॉप मोर क्रॉप का अगर हमने योजना अगर लाया है, हमने अगर गांव में घर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया है, अगर एक युवा अगर वहां पर अगर पढ़ रहा है, अगर हम मुद्रा लोन के थ्रू अगर 30 करोड़ अगर युवाओं तक पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से आज वो उस युवाओं का जन कल्याण हुआ है।
सवाल ये भी है, वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया और हमसे कोई नाराज नहीं है। आप कह रहे हैं नाराजगी है, और अगर नाराजगी है, आप बार बार जो कह रहे हैं कि अगर नाराजगी है, तो फिर आप इसी मसले को अकेले लेकर क्यों नहीं उतरते जमीन पर? क्यों आपको जरूरत पड़ती है कि आप महागठबंधन की तरफ जाते हैं? क्यों आपको ये नहीं देखते कि वो महागठबंधन देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करेगा? क्योंकि गठबंधन सरकारों का हश्र इस देश ने देखा है। मैडम देखिए, मुझे चूंकि कन्या चलन पे भी जाना है, मैं 3 मिनट 2 मिनट में सारी, लेकिन इस बात का जवाब दे दीजिए पहले। नहीं, कुमारस्वामी के बात का भी जवाब दे दें। गठबंधन जो है ये वो पूछ लेंगे, प्रवक्ता वही है चलिए बताइए। गठबंधन देश की मांग है। इस वक्त देश में जो अघोषित कर्फ्यू और अघोषित तानाशाही लागू है, गठबंधन आपकी मांग है देश में। कुमारस्वामी को तो कुमारस्वामी वहां बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमें केज में पिंजरा में बंद कर दिया है, काम नहीं कर पा रहे हैं। आप पूछ रही थी और आप जवाब दे रही थी। एबीपी का कोई भी चुनाव अगर जीतता है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी नामदार सरकार के प्रधानमंत्री की जीत होती है, और अगर 3-5 स्टेटों में 0 आते हैं और हारते हैं तो वो नितिन गडकरी ने हरा दिया, लाल कृष्ण आडवाणी ने हरा दिया, राजनाथ सिंह ने हरा दिया, और जिन लोगों ने हरा दिया वो उन पर आरोप लगा दिए जाते हैं। 56 इंच का सेना अगर आपका है तो हार को भी 56 इंच से स्वीकारिए और जीत को भी 56 इंच से स्वीकार कर लीजिए। सवाल यही था कि अगर मोदी सरकार ने ये कांग्रेस पार्टी का है कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद, बीजेपी चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी राहुल गांधी जीते हैं, और 27 चुनाव को हारने में नजर आते हैं। बीजेपी को हर जगह कांग्रेस राहुल गांधी नजर आते हैं। मैं आपके चैनल से फिर ये बताना चाहता हूँ, इतनी भयभीत है 2019 के लिए राहुल गांधी है, उनके पार्टी के लोग जरूर करके लगता है कि अगर राहुल गांधी अगर पार्टी का मोर्चा फिर से संभालेंगे तो उसका वही हश्र होगा जो पहले हो चुका है। एक सेकंड रुकिए अजय जी, एक सवाल का सवाल मेरा बूंदी के एक चुनाव में अमित शाह कहते हैं ये बनिया चोर है, ये व्यापारी चोर है। जिस बनिया और व्यापारी ने इनकी सरकार बनाई, इनको वोट दिया, वो उसे चोर बताते हैं। शेम और निंदनीय विषय है। राहुल गांधी ने जो कल महिलाओं को लेकर बयान दिया है, 50% आबादी को लेकर जो बयान दिया है, वो राहुल गांधी के मानसिकता को महिलाओं के साथ थे, महिलाओं के साथ है। भाई जन लोग आरोपी को पैदा हुआ ही नहीं, उसका अपने भाइयों बहनों मित्रों जुमले बंद कर दो और इन जुमलों को छोड़कर सराहना पे आइए। अजय वर्मा, आपको निकलना भी है, लेकिन आप मेरे इस सवाल का जवाब देके निकले। सवाल मेरा सीधा सीधा था, अगर मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया और आप ये जानते हैं, तो फिर आप अकेले अपने दम पर उतरकर ये बातें क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्यों आपको महागठबंधन का साथ लेना पड़ रहा है? क्या ये डर नहीं है? मैडम, 42 से ज्यादा गठबंधन देश की सरकार के प्रधानमंत्री ने किए हुए हैं, 42 दलों से ज्यादा। हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमने कोई गठबंधन भारी नहीं करा, हम जीत के आए और 5 स्टेटों में 0 कर दिया, और लोकसभा चुनावों में भी हम 20 से ज्यादा स्टेटों में अकेले लड़ेंगे। लेकिन 100 सीट पे लड़ेंगे नहीं, और सरकार बनाएंगे, 100 सीट पे लड़ेंगे आप। लेकिन आप ये देखिए, ये देश की जनता विकास के मामले पर, युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के जन लोकपाल के कारक, इनको 100 के अंदर सिमेट देंगे और इनमें चुनाव नहीं लड़ पाएगी। गठबंधन में यूपी में इनको 2 सीट मिलेगा, इनको बिहार में इनको 5 से 7 सीट मिल रहा है। मेरे छोटे भाई आप बता दीजिए ना, वेस्ट बंगाल में कितने सीट पे लड़ेंगे? वेस्ट बंगाल में कितने सीट पे लड़ेंगे? अन्नदाता बन रहा है। हमने जो कहा वो करा, 3 स्टेटों में कर्जा माफ करा, दिख गया। कितने लोगों का कहा वो करा। आप जो कहते हैं वो जुमला होता है, वो अगले साल कोई 2022 के लिए भेज देते हैं, कोई 2025 के लिए भेज देते हैं। मंदिर पे आपने ठगा, और 5 साल तक मंदिर चलाते रहे, कांग्रेस पार्टी सरकार जा रही है, मंदिर पे गोली चलाई है, और जिसने मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लॉयर खड़ा करके ये बोला हो, बहनों मित्रों, जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला हो कि फैसला कीजिए, करने वाले हैं अजय जी, और से रुकावट पैदा करने वाले अनिल मिश्रा जी, राम मंदिर पर प्रश्न पूछेगा। अगर वहाँ पर राम मंदिर अगर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी अनिल मिश्रा जी, थोड़ी देर पहले कौरव और पांडवों का जिक्र हो रहा है, सबरीमाला को लेकर जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हुआ है वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी का पार्टी प्रेसिडेंट ये कहता हो कि वहाँ पर हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए हिंदू धर्म का आत्मसम्मान, हिंदू धर्म का स्वाभिमान
और कांग्रेस तो उसमें पार्टी नहीं अरे है। कांग्रेस पार्टी 3 लोग हैं तो कांग्रेस का वकील कहां से आ गया? कपिल सिब्बल कहाँ का था? कपिल सिब्बल है, कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी का है। नहीं, कपिल सिब्बल नहीं है। अच्छा कपिल सिब्बल नहीं है। कपिल सिब्बल से लेकर अरे कपिल भाई मणिशंकर अय्यर है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा? मणिशंकर अय्यर का अरे भाई मणिशंकर अय्यर के लिए माफी मांगो। मणिशंकर अय्यर के लिए माफी मांगो आप। मणिशंकर अय्यर के लिए माफी मांगो। माफ हो गए। अरे भगवान नाम कहीं नहीं बसते हैं। संतों पर गोलियां चलाने वाले और भगवान नाम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करने वाले भगवान नाम का उसको मानेंगे। मंदिर का जिक्र कर रहे हैं ना आप दोनों एक दूसरे का बहुत चिल्ला के आज जी एक सेकंड ठगने का काम गठबंधन कर रहा है। अरे एक चीज बताइए ना भाई, भगवान नाम के खिलाफ किसने दिया था? और ना ही बीजेपी की नीति साफ है। इटालियन सोनिया के कहने पे किसने दिया था? सोनिया गांधी के कहने पे किसने एफिडेविट दिया था? अपना नौजवान बेवकूफ बनेगा ना, महिलाएं बनेंगी ना व्यापारी बनेंगे। एग्जैक्टली नहीं बनेंगे और तभी भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में छूट जाएगी, क्योंकि वो कोई भी अब बेवकूफ नहीं बनेगा जिसका कांग्रेस पार्टी इतने दिनों तक बरकरार के लिए आई है। बेवजह चिल्लाने से मुद्दा के सबका समाधान नहीं होता। अगर राम मंदिर का जिक्र करेंगे तो राम मंदिर पर ना आपकी नियत साफ है ना कांग्रेस की नियत साफ है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा सीधे तौर पर इस देश की आस्था से जुड़ा हुआ था। आप दोनों ने इस मसले को सीधे तौर पर राजनीति बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट अगर वो अध्यादेश का साथ नहीं देते तो अगर हमारे प्राणों पर भी अगर वो मंदिर का निर्माण अगर हो तो हम राम मंदिर का भव्य निर्माण वहां करेंगे। कब करेंगे सर? अरे करेंगे भाई, अगर कांग्रेस पार्टी के साथ बोल दीजिए ना कि वो अटकाए नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर ना अटकाई होती तो बन चुका होता। कांग्रेस कोर्ट में खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी का वकील अटकाता है। अगर आरक्षण याद आया, अगर कांग्रेस नहीं है तो टाइमिंग खराब है भाई। तो 2004 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, कहां गया? 2004 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, 2009 के मैनिफेस्टो में क्यों हटा दिया आपने? 2009 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्यों वो पॉइंट हट गया? राम मंदिर मुद्दा अगर उठाएंगे तो एक तो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और दूसरा मैं बड़ा निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ कि आज की डेट में ये बीजेपी के लिए थोड़ा समस्या खड़ी करता है, जिसके कारण इस मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ता है, क्योंकि जवाबदेही एक तो सत्ता में है और इन्हीं का मुद्दा था। तो जनता अगर प्रश्न पूछती है तो फिर इनसे पूछती है और बहुत से नियम कारण है, उसमें लीगल भी है, उसमें कुछ राजनीतिक भी है, बहुत से कारण जिनके कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही है। तो राम मंदिर मुद्दा तो अलग है, लेकिन जहां बात आप गठबंधन कर रही थी, जहां हम लोग शुरू किए, देखिए मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि 90 के बाद से भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदला है, उसकी दशा और दिशा बदली है। 90 के बाद से आज तक आप देखें तो कोई भी सरकार बिना गठबंधन के नहीं बन पाई है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो मोदी जी की, जो कि खुद बहुमत में आए थे, लेकिन उसके बावजूद 42। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब भी गठबंधन की सरकारें बनी है देश अस्थिरता की तरफ नहीं, ये कहना गलत है। देखिए हम आपको बताते हैं 90 ये गठबंधन जिस महागठबंधन का जिक्र यहाँ बार बार हो रहा है, उस महागठबंधन की स्थिरता को आप क्या प्रैक्टिकल मानते हैं? मैं बताता हूँ जी। देखिए अभी हम आप देखिए, इसीलिए मैं आज से 3-4 महीने पहले जब होता था तो मैं कहता था ना कि अभी गठबंधन की बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। 5 स्टेट का चुनाव हो जाने दीजिए, पूरी राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएंगे। देखिए बदल गए। उसके बाद अभी आप 2 महीने और रुकिए, मार्च तक मैं आपको बता रहा हूँ। ये ठीक है, पार्टियां अपनी अपनी बातें कहेंगी, अच्छा है, इनका हक भी है, अधिकार भी है, लेकिन अभी चर्चा पर चर्चा जरूर होगी। लेकिन इस गठबंधन की जो असली तस्वीर है, जो एक साफ देखने को मिलेगी, वो हमको आपको 15 मार्च से 20 मार्च के बाद वो जो दृश्य देखने को मिलेगा, वो अगले चुनाव की और भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। अभी तो बहुत से उठापटक हमको आपको देखने को मिलेंगे। 10 सेकंड में पीयूष जी फटाफट आप कमेंट देते हैं। अगर महागठबंधन अगर बनेगा तो निश्चित रूप से वो अस्थिरता की तरफ देश को लेके जाएगा। और ऐसा हमने इतिहास में देखा है। सहयोगियों को कैसे वापस बुलाएंगे जो चले गए? नहीं, हमारे जो सहयोगी हमारे जो नाराज है उनको कैसे खुश करेंगे? नहीं, जो हमारे पास जो हमारे सहयोगी हैं, हम देश के एक राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और उस विचारधारा को लेकर जो भी हमारे पास जो भी सहयोगी हमारे रहेंगे, हम उसके साथ चुनाव में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार वहां बनाएगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव में जीतेगी। एक बार फिर से 2019 में 2014 जैसी विजय गाथा रची जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन भी है, दूसरी तरफ कांग्रेस उन आरोपों की फेहरिस्त भी लंबी करती चली जा रही है जो सीधे तौर पर जनता के बीच पूछे जाते हैं। इस सवाल और जवाब में असल जो परिणाम आएगा और असल जवाब जो देगी वो तो जनता ही देगी। इंतजार रहेगा, चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय।